आज हम जुडिशरी की चर्चा करेंगे जी। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो बड़े चेंजेस आए हैं। पहला चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या किया है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करते हुए काफी सारे लॉज को स्ट्राइक डाउन किया है। काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी स्ट्राइक डाउन किया है। और ये किया है खास करके तब जब वो किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये करके असर्ट करने की कोशिश करी है कि कैसे वो गार्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और इंश्योर करते हैं कि वो उसके गार्डियन बने। दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो आया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल को लेकर। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऐसे डोर्स खोलने की कोशिश करी है कि यहाँ पर कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है या कोई भी एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है या कोई एनजीओ है, कोई भी इशू को लेकर, वो अगर एनवायरनमेंट का होता है, बॉन्डेड लेबर को लेकर होता है, प्रिजन कंडीशंस को लेकर होता है, जेंडर जस्टिस को लेकर होता है, करप्शन को लेकर होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल के जस्टिस मांग सकता है। तो इसके तहत पीआईएल के कॉन्सेप्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को पोजीशन किया है एज द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द वॉइसलेस ग्रुप्स। तो इन दोनों चेंजेस की वजह से हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में सिर्फ एक गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ वो एक फाइनल इंटरप्रेटर भी है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। तो ये तीन चीज़ों को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन, कि सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मल पावर्स हैं, जिन पावर्स के तहत वो जुडिशियल रिव्यू करता है। इसके साथ साथ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, एपीलेट पावर्स, रिट ज्यूरिस्डिक्शन, आर्टिकल 32 हम पढ़ चुके हैं, वो है। इसके साथ साथ कुछ इवॉल्व्ड प्रैक्टिसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश की हैं, जैसे कि पीआईएल हो गया। फिर हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में कि आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हो गया, और कुछ चीज़ों को मॉनिटर करना। ये मॉनिटरिंग रोल जो सुप्रीम कोर्ट ने केसेस को लेकर अपनाया है। इसकी तीनों तीसरी चीज यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फॉर्मल और इवॉल्व प्रैक्टिसेस को दोनों को फ्यूज करता है, तो व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस केस इज दैट इट कीप्स जो स्टेट ऑर्गन्स हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। और वो राइट्स को एक रियल मीनिंग दे पाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है। तो इस केस में ये कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अपने आप को पेश किया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, गार्डियन भी है, जुडिशियल रिव्यू करने की एजेंसी भी है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन भी है, प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन राइट भी है, और सबसे बड़ी बात सेंटिनल ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात तो अपने आप को यहाँ पर पेश किया है। अब फाली एस नारीमन जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक मल्टी रोल कोर्ट है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब हुआ कि भाई इट डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। वो एक कोर्ट ऑफ लास्ट अपील भी है। यहाँ पर खास करके अगर हम बात करें सिविल क्रिमिनल केसेस की, और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं पीआईएल की, तो वो एक पीपल्स कोर्ट भी है। तो ये पीपल्स कोर्ट के तहत वो एक सोशल रोल को भी अपनाता है। तो ये तीन रोल्स जो हैं, इसकी वजह से फाली नारीमन कहते हैं कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट एक मल्टी रोल कोर्ट है। दूसरा, नारीमन साहब ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो एक लीगलिस्ट रोल से ट्रांसफॉर्मेटिव रोल में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि इनिशियल ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था वो ज्यादातर फोकस्ड था लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। और वो भी खास करके उस समय प्रॉपर्टी राइट्स, और खास करके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में जो क्लैशेस होते थे, जो हम उस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं क्लास में, फंडामेंटल राइट वाली, उनको चेक करने के लिए उसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। पर वो नरीमन साहब कहते हैं कि पोस्ट इमरजेंसी अगर हम ऑब्जर्व करें, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक एक्टिविस्ट और एक पर्पसिव इंस्टीट्यूशन बन के दिखा है। एक्टिविस्ट और पर्पसिव इंस्टीट्यूशन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से उसने आर्टिकल 21 को आज की डेट में इंटरप्रेट करा है, जिस तरीके से उसने इन्वेंट करे हैं न्यू जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स, जिस तरीके से उसने सोशो इकोनॉमिक राइट्स को रीड करा है, ये सब चीज़ों से क्लियर कट प्रूव होता है कि सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में जो है वो इस नज़रिए से आ चुका है कि बेसिकली वो एक सेंट्रल इंटरप्रेटर भी है। और नरीमन साहब कहते हैं कि एक राइट एक्सपेंडर भी है। तो इस रीजन से नरीमन साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन के नज़रिए से देखते हैं, जो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, और मल्टीपल रोल्स के साथ साथ एक नॉर्मेटिव गार्डियन भी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट का। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक नेगेटिव रिव्यू है इस नज़रिए से कि वो इनवैलिडेट करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को, और एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट का ये है कि वो राइट्स और स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स को एक मीनिंग देता है। तो नारीमन साहब सुप्रीम कोर्ट को एक हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन को इस नज़रिए से पहली बात तो देखते हैं।
वो ये भी कहते हैं कि जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था, उनका मानना ये है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन ने इवेंचुअली क्या किया है कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसा कैरेक्टर दिया है जो वर्ल्ड ओवर एक यूनिक जुडिशियल इनोवेशन है, जिस इनोवेशन से कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को अपहोल्ड किया गया है। और वो कहते हैं कि ये इसलिए यूनिक है क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो किसी भी तरीके से पूरे वर्ल्ड ओवर सुप्रीम कोर्ट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वर्ल्ड ओवर जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उन्होंने खास करके इस प्रकार का जो इनोवेशन यहाँ पर देखने को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में मिला, वो कहीं ना कहीं बहुत यूनिक है, जो पूरी जुडिशरी में ग्लोबल लेवल पर कहीं नहीं मिली। तो नारिमन साहब कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी की अगर हम बात करें, तो वो कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये एक लैंडमार्क इनोवेशन है, जो कि एक रिस्पॉन्स था एक टेंशन को सॉल्व करने के लिए। और वो टेंशन थी कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी एक जगह पर होगी और डेमोक्रेटिक फ्लेक्सिबिलिटी दूसरी जगह पर होगी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, वो कहीं ना कहीं रिकनसाइल करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अडेप्टेशन को जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल नॉर्म्स जो हैं, वो पहली बात तो प्रोटेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डॉक्ट्रिन के तहत नारीमन साहब ये भी कहते हैं कि एक हायरार्किकल नॉर्म सिस्टम क्रिएट हुआ है, और एक ऐसा हायरार्किकल नॉर्म सिस्टम की जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं बेसिक स्ट्रक्चर के तहत जो डिफाइन की गई हैं, उनको एक सेंक्टिटी दी गई है ओवर एंड अबव द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसने एक हायरार्किकल नॉर्म, और ये नॉर्म मतलब यानी कि नॉर्मेटिव वैल्यूज क्रिएट की गई हैं, जिसके तहत ये चीज यहां पर देखी गई है। लेकिन हाँ, यहां पर जाहिर सी बात है कि ये चीज बहुत पॉजिटिवली नहीं मानी जाती, बिकॉज लेजिस्लेचर आज की डेट में जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एक इंस्टेंस मानता है ऑफ ज्यूरिस्टोक्रेसी। ज्यूरिस्टोक्रेसी का मतलब हुआ कि भाई एक्सेसिव डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो जुडिशरी के पास चली गई है, और वो भी एक अनइलेक्टेड जुडिशरी के पास, और एक ऐसी अनइलेक्टेड जुडिशरी जो कि अंडरमाइन कहीं ना कहीं करती है एक डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट को। लेकिन इसी लेजिस्लेचर के पॉइंट को काउंटर करते हुए फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो है, गोगोई कहता है कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमें एक नेसेसरी बुलवार्क के नज़रिए से देखना है, जो डेंजर्स को, खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी वैल्यूज को डैमेज कर सकता है, उसके प्रोटेक्टर के नज़रिए से।
तो वो बेसिकली कहता है इन शॉर्ट की जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसको एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है उसको वायलेट करने की। तो वो मानता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में। और ये जो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, ये क्रूशल है। लेकिन अब अगर हम चर्चा करें एक और इसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, वो निकलता है जुडिशियल एक्टिविज्म। इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है एक प्रोएक्टिव जुडिशियल स्टैंस इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन या इन इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स, जो कि आज की डेट में सपोर्ट किया जाता है थ्रू प्रोसीजरल इनोवेशन जो क्रिएट की है सुप्रीम कोर्ट ने इन द फॉर्म ऑफ पीआईएल। तो यहां पर हम जुडिशियल एक्टिविज्म में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो स्ट्रक्चरल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन स्ट्रक्चरल राइट्स का किसी प्रकार से वायलेशन ना हो। और दूसरा फंडामेंटल राइट्स में खास करके अगर हम आर्टिकल 21 के बारे में चर्चा करें तो उसका जो एक्सपेंशन होने की आवश्यकता है, और जिसके तहत तीसरा कि भाई स्टेट एजेंसीज को एक डायरेक्शन दी जाए और उस डायरेक्शन के तहत ये इंश्योर किया जाए कि भाई यहाँ पर जितने भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है जो आर्टिकल 21 के लिए नेसेसरी हैं, वो करने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे लिए एक कैटलिस्ट है फॉर सोशल चेंज। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में सुप्रीम कोर्ट एक सोशल रोल को अपनाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जितने भी कोर्ट के इंटरवेंशंस हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में, उन इंटरवेंशंस को अगर आप देखो तो नो डाउट वो कहते हैं कि भाई ठीक है ये पॉलिसी टेरेन में जाते हैं। क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में कहती है कि गाइडलाइंस बना के हम दे रहे हैं, सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम किसी स्कीम का मॉनिटर करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आज की डेट में इन्वायरमेंट को लेकर दिल्ली में ग्रैप जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सिमिलरली जिस प्रकार से वो इन्वायरमेंटल लेवल पर रेगुलेशंस को देती है, या जिस तरीके से वो कुछ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स प्रिस्क्राइब करती है, ये सारी चीजें जो हैं क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं इन चीजों को लेकर कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी डोमेन में सुप्रीम कोर्ट ने घुसने की कोशिश की है ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वो कहते हैं कि बस इसका एक डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशन है, और इसका डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशन ये है कि भाई कहीं ना कहीं ये एक जुडिशियल ओवररीच है। लेकिन फाली नारीमन कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथन करता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जो कंटेम्प्ररी डिबेट है ना, वो कंटेम्प्ररी डिबेट इस मोमेंट पर सिर्फ यही चीज का है। यहाँ पर कंटेम्प्ररी डिबेट में हम एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि वो डिबेट ये नहीं है कि व्हाट इज द लेजिटिमेसी ऑफ एक्टिविज्म। यहाँ पर कंटेम्प्ररी डिबेट ये है कि जितना भी ये जुडिशियल लेवल पर एक्टिविज्म हो रहा है, इवेंचुअली ये क्यों हो रहा है। फाली नारीमन ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप ये बताओ कि अगर एक पॉलिसी फेलियर है
उस पॉलिसी फेलियर की वजह से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अफेक्ट हो रही हैं, तो क्या ये रोल जुडिशरी का नहीं है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करें? और अगर वो करते हैं इस पॉलिसी फेलियर को टैकल करने के लिए, तो फिर वो जुडिशियल ओवररीच कहलाता है। तो समवेयर या तो ये चीज है कि भाई स्टेट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू डू देयर ओन ड्यूटी, और अगर स्टेट अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो देयरफॉर कोर्ट विल इंटरवीन ओनली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर एट स्टेक। इस रीजन से नारीमन साहब ये चीज बहुत क्लियर कट तरीके से बोलते हैं कि देखो, जब सुप्रीम कोर्ट जो है आज की डेट में वो पॉलिसी डोमेन में एंटर करती है, तो वो पहली बात किसी तरीके से कोई एंटी डेमोक्रेटिक काम नहीं कर रही है। वो यहाँ पर बेसिकली एक मिनिमल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अपहोल्ड करने का काम कर रही है। और वो तब कर रही है वो भी जब बेसिकली अदर ब्रांचेस हैव परसिस्टेंटली फेल्ड। ये वर्ड परसिस्टेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन ऑफ पॉलिसी फेलियर में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करेगी। तो नरीमन साहब कहते हैं कि व्हेन अदर ब्रांचेस हैव परसिस्टेंटली फेल्ड, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसे रोल को प्ले करती है जिस रोल के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप इस चीज को जुडिशियल गवर्नेंस बोलोगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप जो है वो समझ नहीं पा रहे हो इस केस में कि भाई कोर्ट एक सोशल चेंज का रोल भी प्ले कर सकता है तब जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर एट स्टेक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फाली नारिमन इज वन ऑफ द पर्सन हु इज अ डिफेंडर ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, मेरा मानना यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज इंडिस्पेंसिबल बट नॉट अनप्रॉब्लमैटिक। क्योंकि वो कहते हैं कि इट हैज ड्रिवन सोशल चेंज, इट हैज ड्रिवन पॉलिसी इनोवेशन, बट वो कहते हैं कि देर इज अ नीड समवेयर फॉर सेल्फ रिस्ट्रेंट। देर इज अ नीड फॉर सेल्फ रिस्ट्रेंट। तो कहीं ना कहीं ये चीज की आवश्यकता जो है वो खुद फाली नारिमन साहब जो है इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि ये आवश्यकता है। यहीं पर एक और स्कॉलर है रोहित दे। उनका मानना ये है कि आज की डेट में जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म को देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है ऑसिलेट करता है बिटवीन व्हाट ही कॉल्स डेमोक्रेटिक सप्लीमेंटेशन एंड काउंटर मेजोरिटेरियन एक्सेसेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई डेमोक्रेटिक सप्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर कहीं रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की तहत उनके एक्शंस के बाद अगर किसी प्रकार का कोई डेफिसिट है, तो उस डेफिसिट को फिल करने का काम है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म में। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो मेजोरिटेरियन एक्सेसेस आज की डेट में है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है डेलिबरेटली किसी पॉलिसी के तहत किसी एक सोशल ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है, उस चीज को रोकने का काम भी यहाँ पर ये है। लेकिन रोहित डे ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो नॉर्मेटिव चैलेंज रहेगा, वो नॉर्मेटिव चैलेंज हमेशा रहेगा एक प्रिंसिपल्ड रिस्ट्रेंट में। तो यहाँ पर चाहे रोहित डे हो या फाली नारीमन हो, दोनों स्कॉलर ने एक कॉमन चीज के ऊपर आइडेंटिफिकेशन करी कि रिस्ट्रेंट की आवश्यकता दोनों जगह पर है। और ये डिबेट अब हमारे को लेके जाता है नेक्स्ट एक पॉइंट पे जिसको हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम।
देखो, कोलिजियम सिस्टम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये जो जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट है, ये बेसिकली इवॉल्व हुआ है। देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बात बोली थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात बोली थी कि भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो हैं उसमें प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर फंक्शनरीज, यानी कि एक सब्सटेंशियल लेवल पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने विजुअलाइज किया था कि एग्जीक्यूटिव एक रोल प्ले करेगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, इन कंसल्टेशन में। लेकिन हुआ क्या है कि जितने भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जजेस केसेस आए हमारे पास, इन जजेस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को इंटरप्रेट करके एक दोबारा से जुडिशियल इनोवेशन क्रिएट किया है। और वो इनोवेशन है बेसिकली अपना कोलिजियम सिस्टम, जहां पर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस प्लस सीनियर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बेसिकली एक्सरसाइज करेंगे प्राइमेसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के रिकमेंडेशन में भी और जुडिशियल ट्रांसफर्स में भी। और यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव का रोल जो है कोलिजियम सिस्टम में उन्होंने कन्फाइन करके छोड़ दिया है सिर्फ इस चीज को लेकर कि दे कैन ओनली रेज ऑब्जेक्शंस, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द जुडिशरी दैट विल टेक अ कॉल। तो बेसिकली इस कोलिजियम सिस्टम के तहत क्या हुआ है कि जुडिशरी जो है पूरी की पूरी वो इंसुलेट हो गई है किसी भी प्रकार के एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस से। अच्छा, यहाँ पर इसकी वजह से अब काफी क्रिटिसिज्म है कि डिसीजन मेकिंग ओपेक हो गई है, ओपेसिटी आ गई है, क्लियर क्राइटेरिया नहीं है कोई कि किसके बेसिस पे जो है बंदे को चुना जाएगा, ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसने एनजैक बॉडी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, उसको बेसिकली एक नया इंस्टीट्यूशन के नजरिए से पेश किया था, जिस इंस्टीट्यूशन में जुडिशरी भी होगी, एग्जीक्यूटिव भी होगी, ले मेंबर्स भी होंगे, जो ट्रांसपेरेंसी को भी इनहेंस करेंगे और अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी इनवैलिडेट कर दिया, ये कह के कि भाई इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि भाई देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट्स। तो ये डिसीजन जो है इसने फिर से कोलिजियम को ही प्राइमेसी दे दी। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर दोबारा से इमर्ज करी इस डिबेट में पूरे कि भाई कोलिजियम आफ्टर ऑल फिर करेगा भी तो क्या करेगा। अब इस केस में यहाँ पर क्या हुआ है कि स्कॉलर रोहित दे आर्ग्यू करते हैं कि आज की डेट में अपॉइंटमेंट के केस में जुडिशरी के हमें उसको थ्री लेंसेज के नजरिए से देखना है। पहला है जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। वो यहाँ पर कहते हैं कि देखो इंडिया में हुआ क्या है कि जब जब एग्जीक्यूटिव ने डोमिनेट करने की कोशिश की अपॉइंटमेंट्स को, तो जजेस ने हमेशा ये फियर सोचा है कि कहीं ना कहीं उनको करी फेवर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। करी फेवर मतलब कि उनकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो जनरली ब्यूरोक्रेट्स आज की डेट में करते हैं सीनियर लेवल के। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि भाई जजेस जो हैं वो यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, और इस इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि वो एक
क्लोज्ड सर्कल बना लेते हैं विच इज कॉल्ड द कोलिजियम, जहां पर फिर प्रॉब्लम आती है अकाउंटेबिलिटी की। दूसरा वो कहते हैं कि यहां पर इशू आता आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर टुडे। और वो कहते हैं कि एनजैक हैड वायलेटेड दिस बेसिक स्ट्रक्चर। पर क्या उन्होंने यहां पर एनजैक को जब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट देते हुए बोला कि वो वायलेट करता है इसको, तो यहां पर उन्होंने कोई एक ऑल्टरनेट इम्प्रूव्ड मैकेनिज्म क्यों नहीं प्रोवाइड किया? या तो वो एक ऑल्टरनेट इम्प्रूव्ड मैकेनिज्म दे देते कि वो मैकेनिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता, पर वो भी कोर्ट ने नहीं किया। और तीसरा रोहित दे कहते हैं कि अगर हम एक ग्लोबल लेवल पर कंपैरिजन करें, तो वो कहते हैं ये मानना कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में जो कोलिजियम इंडिया में एग्जिस्ट करता है ये बड़ा ही अनयूजुअल सा है। क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जुडिशियल काउंसिल्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, जो बेसिकली पहली बात तो जुडिशरी के पूरे अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करती हैं। कई कंट्रीज में पार्लियामेंट्री हेयरिंग्स होती हैं जो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करती हैं। कहीं जगहों पर मिक्स्ड कमीशंस हैं। पर इंडिया के केस में ये जो बड़ा अनयूजुअल सा है, ये कहीं भी आज की डेट में नहीं दिखता। तो वो कहते हैं कि कोलिजियम उनके मुताबिक, रोहित के हिसाब से, एक अनफिनिश्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन प्रॉब्लम है, जो इवेंचुअली क्रिएट करती है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, जुडिशियल ओलिगार्की। और इस जुडिशियल ओलिगार्की को ओवरकम करने के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई डिस्कशन और डिबेट इंडिया में नहीं है। So this is how you have to look at the larger debate of the judiciary with respect to the IGP.